दोस्तों नमस्कार। मेरा देश बदल रहा है। मेरे देश की राजनीति बदल रही है। मेरे देश की सियासत, मेरे देश की सत्ता बदल रही है। मेरे देश का लोकतंत्र भी बदल चुका है। इस देश की सियासत का पाठ कल तक था कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरती है और लखनऊ रास्ते में आए तो बिना जीते उसके आप दिल्ली तक पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन क्या लखनऊ और क्या शिमला, अब तो सियासत, राजनीति और सत्ता का मिजाज कुछ इस तर्ज पर बदल चुका है जहां लोकतंत्र की नई परिभाषा में वो विधायक हो या वो सांसद हो, वह लोकसभा का सांसद हो या राज्यसभा का सांसद हो, सियासत का पाठ सिर्फ शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, गांव में भी नए तरीके से पढ़ा जाएगा। और ये बताने की जरूरत दिल्ली की सत्ता के भीतर समा चुकी है और उसे यह संदेश खुले तौर पर देना है। तो लोकतंत्र आज सुबह से रेंग रहा था या किडनैप हो रहा था? उसकी पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी या फिर कल रात से उस स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाने की शुरुआत हो गई? रात में साथ में डिनर किया, सुबह धोखा दे दिया, सुबह नाश्ता किया और सुबह ही धोखा दे दिया। और इन सब के बीच पूरा फेडरल स्ट्रक्चर भी चकनाचूर, क्योंकि पड़ोसी राज्य से आई पुलिस, सीआरपीएफ के जवान जो कि राष्ट्रीय तौर पर इस देश के भीतर अपनी मौजूदगी किसी भी राज्य में कर सकते हैं, पूरा नजारा शिमला के खुलकर खुलकर था। और इस नजारे की एक दूसरी तस्वीर लखनऊ से उभर रही थी, जहां सुबह सवेरे एक ही गाड़ी में कौन कौन विधायक कैसे सवार होगा, कौन कहां पर पहुंचेगा, किससे मुलाकात होगी, और पांचवी मंजिल यानी पांचवा तल जो सत्ता का केंद्र है लखनऊ के भीतर, वहां पर कौन कैसे किस रूप में पहुंचेगा, क्या बातचीत होगी, उसमें उसे समझाया भी गया, बताया भी गया। लेकिन सब कुछ क्या फौरी तौर पर तुरंत फुरत हो गया? बिल्कुल नहीं। यह पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एक ऐसी व्यूहरचना के तहत है जिसमें चुना जाता है कौन जाति के हिसाब से, कौन दबाव के लिहाज से, कौन करप्शन के लिहाज से और कौन नोटिस देने से घबराने की स्थिति में साथ खड़ा हो सकता है, कौन रूठा हुआ है, कौन चाहता था मंत्री बन जाए लेकिन नहीं बन पाया। तो ऐसे में दिल्ली की सत्ता उस नब्ज को पकड़ लेती है जिस नब्ज के आश्रय आपको लगे ही नहीं कि दरअसल लोकतंत्र कहीं किडनैप हुआ है। बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र किडनैप अब होता नहीं है, क्योंकि नारे अब इनकलाब जिंदाबाद के नहीं लगते हैं, अब जय श्री राम के नारे लगते हैं। और ये नारे आज शिमला में लग रहे थे। इस आवाज को सुनिए, इस शोर को सुनिए, जो पहली बार हिमाचल की राजनीति में और शायद चंडीगढ़ से निकलकर और वहां की प्रयोगशाला का एक दूसरा चेहरा जो शिमला में नजर आया, उसका ये अंदाज, उसका ये शोर सुनना चाहिए। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा इस देश के नए सांसद का है। वो सांसद जो बीजेपी के साथ खड़े थे, एक वक्त कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब वह बीजेपी के साथ और चुनाव जीत गए तो राज्यसभा के सदस्य ये हो गए। हर्ष महाजन इनका नाम है। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, सवाल तो इस शोर के पीछे का उस सच का है जिसका जिक्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर ही दिया और बधाई दिल्ली को दे ही डाली। और जो दो नाम बार बार उभर कर आते हैं वो भारत की राजनीति का एक नया पाठ है, एक नया पाठ्यक्रम है, एक नया उपन्यास है अपने आप में। और उस नाम का जिक्र करके इस जीत का सेहरा भी उन्हीं के सिर पर जयराम ठाकुर ने रख दिया। सुन लीजिए। सबसे पहले तो भारतीय पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी वहां
बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और यहां से लोकतंत्र का पहला पाठ जो किडनैप हुआ या जो बिक गया, उसका सवाल खड़ा करता है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री सुक्कू ये कहने से कतराते घबराते नहीं है कि हमारे पास तो 40 विधायक हैं, और 40 विधायक का मतलब यह है कि जीत पक्की है, लेकिन पता नहीं कौन बिक जाए, हम नहीं कह सकते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री खुले तौर पर जब इस बात का ऐलान कर दे तो यहां पर लोकतंत्र आपको किडनैप नहीं, बिकता हुआ दिखाई दे सकता है। और आप कह सकते हैं क्या वाकई विधायकों की ऐसी स्थिति आ चुकी है? लेकिन पर्दे के पीछे का यह खेल इतना आसान नहीं है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री कर गए। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा, इसे भी जरूर सुनिए। ना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो शिमला का यह खेल सिर्फ इतना भर नहीं है। हमें लगता है आज लोकतंत्र की उस किताब को खोलने की जरूरत है जिसमें जिक्र हो गया है कि लोकतंत्र किडनैप कैसे हो गया। लेकिन उससे पहले शिमला की किताब को खोलें या हिमाचल की राजनीति को परखना शुरू करें, उससे पहले हमें लगता है एक क्षण के लिए आप लखनऊ आ जाइए। लखनऊ के भीतर तो जिसके पास जो ताकत है वही ताकत इस देश में लोकतंत्र का प्रतीक है। और इसका खुला इजहार खुले तौर पर अखिलेश यादव करने से नहीं चूके जब वो बेबस तरीके से निकल कर आए और बोलने लगे कि दरअसल जब सत्ता पीछे लग जाए और इसको तय करके निकले कि उसे जीतना है तो फिर सामने मुकाबला नहीं होता है बल्कि खुद को बचाने की कोशिश होती है। शायद यह शेर और लोमड़ी की कहानी है। लेकिन इस कहानी से इतर अखिलेश यादव लखनऊ में और एक वक्त ताकत किस तरीके से समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी और एक वक्त की राजनीति, सब कुछ बदल गया है। इस बदली हुई राजनीति में इससे पहले शिमला के दस्तावेजों को खोला जाए और लखनऊ के भीतर हुए किडनैप की परिस्थितियों को बतलाया जाए। अखिलेश यादव को भी जरूर सुनना चाहिए। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। एक दो नहीं बल्कि 7 विधायकों ने साथ छोड़ा अखिलेश यादव का, और अखिलेश यादव बाड़ाबंदी कर नहीं पाए। क्या यही बात है या इस किडनैप होते लोकतंत्र का सच कुछ और है? क्योंकि लखनऊ और शिमला के बीच तालमेल बैठाना हो सकता है किसी को भी मुश्किल लगे। कोई भी कहेगा कि शिमला से होकर दिल्ली तक का रास्ता कैसे बनेगा, लखनऊ से निकलकर दिल्ली तक का तो रास्ता बन सकता है। लेकिन जब लड़ाई एक एक सीट की नहीं बल्कि एक एक वोट की होने लगे तो फिर सियासत बिल्कुल नई परिभाषाएं गढ़ती हैं। और आज यही हुआ। हमने शुरुआत हिमाचल प्रदेश से की थी, तो आपको हिमाचल प्रदेश और लखनऊ के बीच का तालमेल एक लाइन में अगर समझ लें तो किडनैप की रूपरेखा गाड़ियों के आधार पर हुई। कौन किस गाड़ी में बैठेगा, किस गाड़ी से जाएगा वोट डालने के लिए, वोट डालने के बाद वो उस गाड़ी से कहां पहुंचेगा और वहां पर उसको सुरक्षा कैसे दी जाएगी। राजनीतिक तौर पर यह घटनाक्रम कोई भी कह सकता है कि विधायक भी क्या आजाद नहीं है, उसकी आजादी पर भी बंदिशें हैं क्या? बंदिशें तो हैं। तो क्या ये आरोप से घिरे हुए हैं? यकीनी तौर पर घिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 7 विधायक जो आपको शिफ्ट होते हुए नजर आए और साथ में मायावती की पार्टी का एक विधायक जो शिफ्ट हो गया, संदेश बहुत साफ है। सभी अपने अपने दायरे में कहीं ना कहीं दागदार हैं और उस दाग को मिटाया नहीं जाएगा, उस दाग को छुपाया जाएगा और राजनीतिक संरक्षण दिया जाएगा। मैसेज यही है जिसकी तैयारी बीते 12 दिनों से हो रही थी और राजनीतिक तौर पर इसकी हरकत कहीं नजर आ नहीं रही थी। कोई भी कह सकता है यह कैसे संभव है, सब कुछ तुरंत फुरत में हुआ। बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत शिमला से करते हैं। शिमला के भीतर में जो विधायक
6 विधायक जो थे, जो पूरे तरीके से शिफ्ट हो गए, वो 6 विधायक अपने तौर पर पहले से दुखी नजर आ रहे थे। उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, सुक्कू के मंत्रिमंडल में उनकी जगह नहीं थी, और इसका असर यह हुआ कि 40 की संख्या घटकर 34 पर आ गई। और दूसरी तरफ जो 25 विधायकों के साथ खड़ी हुई पार्टी थी, उसमें एक झटके में यह संख्या बढ़कर 31 तक पहुंच गई, और 3 निर्दलीय जो कल रात तक साथ थे कांग्रेस के, वह सुबह सवेरे शिफ्ट हो गए, और 34-34 का आंकड़ा एक झटके में इस राज्यसभा चुनाव में नजर आ गया। और उसके बाद जब लॉटरी निकाली गई, इस देश के लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के भीतर में लॉटरी भी होती है, लॉटरी निकाली गई, उस लॉटरी में अभिषेक मनु सिंघवी यानी कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए, बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए, हर्ष महाजन चुनाव जीत गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने बधाई दी उन्हें, लेकिन यह बधाई के पीछे का दर्द भी आज उन्होंने पत्रकारों के सामने उड़ेल दिया कि दरअसल कैसी राजनीति बदल गई, कैसे संकट तौर पर लोकतंत्र आकर खड़ा हो गया। लेकिन बात इतनी नहीं है, बात इतनी यह है कि तय हो गया था 2 दिन पहले ही, कहा गया था कि जो सुजानपुर के राजेंद्र राणा हैं, जिन्होंने एक वक्त धूमल को हराया था, जो बीजेपी के नेता थे, राज्य के मुख्यमंत्री कद्दावर रह चुके थे, उसको राजेंद्र राणा हरा चुके थे, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, और यह घाव पकड़ लिया कांग्रेस ने। और इसका दूसरा हिस्सा यह भी है कि जो हर्ष महाजन थे, वह भी इन नेताओं के करीब के हैं, और उनकी जुबान पे ये सबकी राजनीति, सबके नाम बकायदा घूमते हैं। तो वह इस भूमिका में रहते चले गए कि हर्ष महाजन हर किसी को साधेंगे, और साधने की शुरुआत उनके अपने राजनीतिक पाठ से हुई, जिस राजनीतिक पाठ को उन्होंने पढ़ा और इन्हें पढ़ाया है। लेकिन राजेंद्र राणा सबसे दुखी, मंत्रिमंडल में जगह नहीं। धर्मशाला के सुधीर शर्मा, उनके साथ, इनके साथ भी यही मुश्किल। लाहौल स्पीति के रवि ठाकुर, इनके साथ भी यही मुश्किल। देवेंद्र भुट्टो जो कि कुटहैल के हैं, जो कि ऊना जिले में आता है, उनके साथ भी यही मुश्किल। और आईडी लखनपाल जो कि बरासर से आते हैं, उनके सामने भी, और इनके साथ चैतन्य शर्मा जो गगरेट से आते हैं, वह भी जुड़ गए। सवाल था कि 6 आने के बावजूद भी वह 3 निर्दलीय जो कल रात तक भोजन कर रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी के डिनर के आमंत्रण में पहुंचे थे, वह 3 हमीरपुर के एक आशीष शर्मा, देरा के होशियार सिंह और नालागढ़ के केएल ठाकुर, इनको भी आमंत्रित किया गया। और सुबह सवेरे परीक्षा के लिए जब 9 को दोबारा से नाश्ते पर बुलाया गया, तो 3 लोग पहुंचे। तो पहले राउंड में बात सामने आने लगी, कहीं 6 अलग तो नहीं हो गए। लेकिन जो पूरा प्रोग्राम बना था, उसमें था कि एक ही गाड़ी से सबको आना है, वोट डालना है, उसके बाद निकल जाना है। सभी एक गाड़ी से आए, वोट डाला और निकल गए। कहां निकल गए? उन्हें तो शिमला में रहना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में रहना चाहिए। जी नहीं, स्थिति अगर बिगड़ेगी, राजनीतिक तौर पर मुश्किल आएगी, तो इसकी तैयारी पड़ोसी राज्य हरियाणा में कर ली गई है, और पंचकुला में बकायदा एक गेस्ट हाउस तैयार है। सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी होगी तो कोई दूसरा आ नहीं सकता है। और दिल्ली से संदेश इनके साथ बहुत साफ और 1-to-1 बातचीत भी इस दौर में करा दी गई कि राजनीतिक तौर पर आपको कोई हानि कहीं नहीं होगी। तो पहला सवाल यह उठा, क्या 9 इसलिए साथ निकल कर आए कि राज्यसभा की एक सीट जीत लेंगे? जी नहीं, हिमाचल प्रदेश की सरकार भी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त हमें एक एक सीट की जरूरत है। तो फिर हिमाचल की सीटें बड़ी मायने रखती है, जहां पर सभी सीट पिछले चुनाव में बीजेपी जीती थी, इस बार मुश्किल ना आ जाए, क्योंकि बड़ी तादाद से कांग्रेस जीती। लेकिन अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्या वाकई वोटों का अंतर बहुत था क्या? बिल्कुल नहीं, वोटों का अंतर कोई बहुत नहीं था। दोनों को 43% वोट मिले थे। 43 में 1% से भी कम वोट की तादाद कांग्रेस के साथ थी, लेकिन वोट के साथ सीटों का अंतर 40 और 25 पर आकर टिक गया था। इस बात को बीजेपी समझ रही थी कि 1, 2, 3, 4, 5 इतनी सीटें अगर मैटर करने लगेगी, तो इसमें हमको राज्य में कब्जा चाहिए, क्योंकि किसी भी हालत में वोटिंग पैटर्न जो है वो बहुत साफ बताता है कि बहुत कम मतों का जीत हार विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा के भीतर भी होता है। तो उसके लिए वो पूरी व्यू रचना जो बनाई गई, उसमें बहुत साफ था कि चुनाव के वक्त सत्ता अपने पास रहनी चाहिए। अभी सरकार गिरी नहीं है, लेकिन इंतजार कीजिए, यह सरकार कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी, यह अब कोई सवाल नहीं बचा है, क्योंकि
बजट को भी तो पास कराना है, और वहां पर जो चीजें होंगी उसमें इन 6 विधायक को लेकर यह कोई भी कह सकता है कि दरअसल एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा, 2/3 नहीं तो इनकी सत्ता रद्द हो जाएगी। आपको इंतजार करना होगा। जब हमने शुरू में ही कह दिया कि लोकतंत्र बदल रहा है, इस देश की सियासत बदल रही है, इस देश के भीतर में सत्ता का मिजाज सत्ता की खातिर नई परिभाषा को गढ़ चुका है। राजनीतिक तौर पर इन 9 का परिवर्तन हृदय परिवर्तन नहीं, राजनीतिक तौर पर परिवर्तन दिल्ली की उस सत्ता को मजबूत करने के लिए है या उसको दोबारा लाने के लिए है जो अटकी पड़ी है, जो नारे 400 पार का लगा रही है लेकिन उसकी सांसें फूली हुई हैं 272 सीट को लेकर। और एक एक सीट, और खास तौर से हिमाचल जैसी जगह पे जो तीसरी पार्टी वहां कोई है ही नहीं, 2-2 हाथ कांग्रेस से ही करने हैं। अब यहां पर 2 सवाल और आ जाने चाहिए। क्या कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाती है? वह तो सोनिया गांधी तक के बारे में सोच रही थी कि यहां से चुनाव लड़ा दें। तो जरा कल्पना कीजिए, अगर सोनिया गांधी लड़ती राज्यसभा का चुनाव और निपट जाती तो क्या कुछ होता, और इस देश की सियासत में इससे बुरी गत कांग्रेस की नहीं होती। मनाइए कि वो राजस्थान चली गई, लेकिन फिर अगला सवाल, क्या सब कुछ इतना आसान है? इस आसान चीज को पलटने के लिए आपको लखनऊ आना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ के भीतर का मिजाज, जो नेताओं की फहरिस्त है जो साथ चले गए, उसमें बार बार इस बात का जिक्र किया कि दरअसल समाजवादी पार्टी पीडीए पर सवार है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, इसमें ऊंची जाति की कोई जगह नहीं है। और बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति है कि ऊंची जाति के 5 विधायक शिफ्ट हुए हैं, 2 विधायक ऊंची जाति से नहीं आते हैं। लेकिन किस परिभाषा को किस मौके पर कैसे गढ़ना है, इसकी बकायदा ट्रेनिंग की अब जरूरत नहीं है इस लोकतंत्र के भीतर में। और यही हुआ। राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, ये 5 ऊंची जाति के नेता है। और कहा गया कि ऊंची जाति अपने आप को वहां पर बड़ा सकरा महसूस कर रही है कि ये पीडीए के नारे के तहत हम कहां फिट बैठते हैं। अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, तो क्या बीजेपी और संघ की पहचान ऊंची जातियों के साथ ही है? और देश के प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बोलते हैं, और राजनीतिक तौर पर साधने के लिए वो किसी भी दलित पार्टी हो, कोई भी ओबीसी की पार्टी हो, सबको साथ लेने की दिशा में बढ़ पड़ते हैं। चाहे वो एसबीएसएफ हो, चाहे मायावती को साइडलाइन करने की जरूरत पड़ी हो, चाहे अपने तौर पर अपना दल को साथ ले रहे हो। लेकिन यहां इसका जिक्र क्यों किया जाए? सवाल तो यह है कि ये साथ क्यों चले गए, और इनके सामने वह कौन सा कागज था जिस कागज को देखकर ये एक झटके में बदल गए? कल तक नहीं बदले थे, आज बदल गए। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। उसकी एक पूरी बिसात लिखी जाती है। आईटी डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो हमने 5 नेताओं का जिक्र किया, उसके अलावे एक पूजा पॉल और एक आशुतोष मौर्य भी है। समाजवादी पार्टी के जो विहिप थे, जो चीफ विहिप थे मनोज कुमार पांडे, वह इस पूरी की पूरी वोटिंग से ठीक पहले इस्तीफा दे देते हैं। और यहां से ट्रिगर चलता है कि अब आपको कहां पर जमा होना है, किस गाड़ी में बैठना है, किस नेता के घर जाना है, उसके बाद आपको पंचम तल कैसे जाना है, और उसके बाद आपकी सिक्योरिटी हम अपने दायरे में लेंगे। हमें पता है इस दौर के बाद अखिलेश यादव क्या कहेंगे, लेकिन उस राजनीति से मत घबराइए, क्योंकि सत्ता आपके साथ है। और सत्ता का मतलब इस देश में एक ही है। वो सत्ता जिसके पास है, उसी के पास पुलिस है, उसी के पास आईटी है, उसी के पास सीबीआई है, उसी के पास ईडी है। और जो नेताओं के नाम और जो शिफ्ट होने की स्थिति थी, सभी किसी ना किसी आरोप के दायरे में। आरोप के दायरे का मतलब यह होता है कि किसी को भी कभी भी फांसा जा सकता है, और इसमें कोई कोताही बरतनी भी नहीं चाहिए। कोई अगर गड़बड़ कर चुका है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी इस बात का जिक्र करेगा, लेकिन साथ आने पर कार्रवाई नहीं होगी। सत्ता का मजा भी आप चख सकते हैं। राजनीतिक तौर पर इससे बेहतरीन सौदेबाजी दूसरी कोई होती नहीं है। और बीजेपी ने जो अपना 8वां कैंडिडेट उतारा था, उसके लिए 7 वोट चाहिए थे, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जो तीसरा कैंडिडेट अपना उतारा था, उसके लिए सिर्फ 2 या 3 वोट चाहिए थे। बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि मानकर चला जा रहा था कि बीएसपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, इंडिपेंडेंट बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। लेकिन जब चीजें पलटती है और पलटने के साथ नई परिभाषा गढ़ी जाती है, तो सब उसी तरफ।
तो मैसेज बहुत साफ है, वो राजभर की पार्टी हो, वो मायावती की पार्टी हो, वो समाजवादी पार्टी के भीतर की हिचकोले खाते हुए नेता हो। सवाल यह भी नहीं है कि जो डर गया वो चला गया। सवाल सबसे बड़ा इस दौर में यह आ गया जो समझाया गया कागजों पर आरोपों को लिखकर कि दरअसल आप खुद बताइए ये पॉलिटिकल पार्टी कब सत्ता में आएगी, और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर आप कहीं इनकी जीत देख भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, तो फिर मतलब क्या है। और एक एक सीट इसलिए मायने हैं क्योंकि राज्यसभा के भीतर भी हमें अपनी ताकत चाहिए, क्योंकि अब तीसरे टर्म के भीतर में इस देश के भीतर कैसी कैसी कार्रवाई होनी है यह सिर्फ आप सोच सकते हैं। और सोच सकते हैं इसके मतलब मायने क्या है, क्योंकि तीसरे टर्म में क्या करने वाले हैं प्रधानमंत्री कमोवेश हर रैली में वैसे ही जिक्र करते हैं जैसे वो कहते हैं 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए और तीसरे टर्म में तीसरी विश्व की इकोनॉमी। इतनी ही नहीं, करप्शन के खिलाफ और एग्रेसिव कार्रवाई, ये तमाम बातों का जिक्र खुले तौर पर होता है। तो डरना तो चाहिए, क्योंकि तीसरे टर्म में कौन आ रहा है, कार्रवाई कौन करेगा, तमाम एजेंसी, पुलिस, सुरक्षाकर्मी किसके लिए मौजूद है, इस दौर में सिस्टम किसके हिसाब से चलता है। और इस पूरी स्क्रिप्ट को लेकर जब किसी विधायक को बोला जाता है तो उसकी कौन सी हैसियत बचेगी जिसके बाद वो खड़ा होकर कह सके नहीं नहीं हम अपने नेता के साथ ही जाएंगे। और हमारे नेता तो वही है। विचारधारा, विचारधारा तो सत्ता की होती है, सत्ता से बड़ी विचारधारा कोई होती नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया, इंडिया में जिसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया उसी के हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो आइडिया ऑफ इंडिया किस बात का। अच्छा, नफरत का जिक्र कर रहे हैं, उससे किसी को क्या लेना देना है। तो राजनीतिक तौर पर सत्ता का जो पाठ है वो शिमला में हो या लखनऊ के भीतर हो, इसकी पूरी व्यूहरचना 2 हफ्ते से चल रही। और इस 2 हफ्ते के भीतर में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर आश्वासन कहां से मिलेगा। लखनऊ के नेता के आश्वासन के आश्रय तो चीजें नहीं चलेंगी। दिल्ली केंद्र है, दिल्ली नब्ज है, और दिल्ली जब टेलीफोन पे आ जाती है और ये बताने लगती है कि आप हमारे साथ, तो फिर आपको काहे का डर। और ये जवाब ऐसा है जिसका कोई जवाब होता नहीं है कोई दूसरा। और बातचीत हो जाना इसका मतलब यह भी है कि हम ही आप पे एहसान कर रहे हैं जो हमने चुन लिया है। तो राजनीतिक तौर पर कब कौन कैसे चुना जाएगा और विपक्ष अपने तौर पर डगमगाते सहमते हुए सिर्फ निशाना साधेगा या वो राजनीति के लिए अब सड़क पर उतरने को तैयार है। ये सवाल भारत की राजनीति में लोकसभा चुनाव के ऐन पहले इस देश की जमीन पर कुलांचे मारने लगा है। हो सकता है यह सवाल आपको बड़ा कमजोर लगे या कुछ को बहुत मजबूत लगे। हां, सड़क की राजनीति ही अब एकमात्र मायने रखती है, लेकिन सड़क की राजनीति से कौन घबराएगा जिसके कांधे पर अतीत का बोझ है, जिसके कांधे पर ब्लैक मनी का बोझ है, जिसके कांधे पर अपनी राजनीति को बचाने का बोझ है, या जिसका कांधा हर बात से फ्री है और वो फकीर की तर्ज पर संघर्ष करने के लिए मैदान में है। वैसे कौन से नेता हैं, किस नेता के आश्रय चला जाए। राजनीतिक तौर पर एक तरह सुविधाएं ही सुविधाएं हैं, और इस किडनैप होते लोकतंत्र के भीतर जो 10 सूत्र लिखे गए हैं उस 10 सूत्र के भीतर में एक एक सूत्र को आखिर में जान लीजिए। पहला सूत्र है आप सुविधाओं के साथ हैं, रियायत के साथ हैं। दूसरा सूत्र है आप सत्ता के साथ हैं। तीसरा सूत्र है आपके तमाम अपराध माफ हैं। चौथा सूत्र है इस दौर में आपको भविष्य जब अपना दिखाई अंधेरे में दे रहा है तो वर्तमान को उजाले में क्यों नहीं लेकर आते हैं। छठा सूत्र है इस दौर में जहां जरूरत होगी वहां आपको ताकत दे दी जाएगी। सातवां सूत्र है अभी तक आप संघर्ष कर रहे थे, अब उस संघर्ष के आश्रय इस देश के भीतर राजनीतिक दल को देश मानकर चलिए, तब आप समझ पाएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। आठवां सूत्र है सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके करीबी जो कार्यकर्ता हैं और जो परिवार है उसके लिए भी तो सोचिए। नौवां सूत्र है इस दौर में जो बीजेपी राजनीतिक तौर पर कुलांचे मार रही है उसकी नब्ज कहीं और नहीं दिल्ली के भीतर है। और 10वां सूत्र है आप जो सोच नहीं सकते थे उस शख्स से आज आप बात कर लीजिए, और बात करने के बाद आप गदगद हो जाइए। और इस मंत्र के आगे क्या शिमला और क्या लखनऊ क्या मायने रखता है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।